नमस्कार दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशियल हेड या डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ऑफ फ्लो मीटर के में ऑरिफिस फ्लो मीटर, वेंचुरी टाइप ऑफ फ्लो मीटर, नोजल टाइप ऑफ फ्लो मीटर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर रखे हैं। आज हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर टाइप यानी डिफरेंशियल हेड टाइप ऑफ फ्लो मीटर का ही एक और पार्ट जिसको पीटोट ट्यूब बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक वेरिएबल एरिया टाइप ऑफ फ्लो मीटर जिसको रोटामीटर भी बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिफरेंशियल हेड टाइप का ही प्रिंसिपल उसी के सिमिलर टाइप में है, इसलिए आज उसको इसमें क्लब किया है। अब पीटोट ट्यूब को समझते हैं। अब पीटोट ट्यूब को समझने के पहले मैं जस्ट एक आपसे एग्जांपल लेता हूँ, समझता हूँ कि हाइड्रोलिक कितना अंडरस्टैंडिंग कितना है हाइड्रोलिक का। मान लीजिए एक पाइप है, उसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लगा दिया, ठीक है, एक ट्यूब तो ऐसे लगा दिया, या फिर आप सोचो कि ये प्रेशर टैप ही लगा दिया, ये प्रेशर टैप लगा दिया जो कि यहाँ का प्रेशर सेंस कर रहा है एक, या यहाँ पे ट्यूब लगा दिया ऐसे बोल लो। दूसरा, एक ट्यूब ऐसे लगा दिया और एक ट्यूब ऐसे लगा दिया, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये वाटर ही फ्लो कर रहा है, तो इन तीनों ही ट्यूब्स में अगर बोलें कि पानी कितना राइज होगा ये तीनों ही ट्यूब्स में, तो आपका क्या आइडिया है? क्या तीनों ही ट्यूब्स में पानी का हाइट सेम रहेगा एक, या फिर फ़र्क होगा? और फ़र्क होगा तो किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा? आप समझना चाह रहे हैं ना मैं पॉइंट क्या करना चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर ही लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करेगा P1 और यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करेगा P2 और यहाँ पे जो प्रेशर सेंस करेगा P3, क्या तीनों प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा? एक्चुअली में तीनों प्रेशर सेम नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रेशर सेंस करेगा ना उसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिक्विड जो फ्लो करेगा ना, चूँकि प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, हर एक डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर सेम ही होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे लिक्विड का जो फ्लो का डायरेक्शन में यहाँ पे जो प्रेशर है वही इसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर के कारण लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक फ्लूइड ऊपर आया, तो इसको ये जो प्रेशर बना उसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जाके स्टैटिक हो गया है। दूसरा, ये जो फ्लूइड जो जा रहा है ना ये फ्लो के डायरेक्शन में है, ये जो टैप है ये फ्लो के डायरेक्शन में, और इसके कारण जो भी फ्लूइड जो है यहाँ पे मूव हो रहा है वो यहाँ पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा, और स्टैग्नेंट होने के कारण जो है ना इसका जो वेलोसिटी हेड है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर हेड में, इसलिए यहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहा है, अब इस प्रेशर को स्टैग्नेशन प्रेशर बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पे भी फिर से ये स्टैटिक प्रेशर ही मेजर करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है इस फ्लूइड के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ फ्लूइड आके उल्टा डायरेक्शन में जाके यहाँ पे जम रहा है, ऐसा नहीं है। तो जैसे हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल लगाते भी है ना, तो स्ट्रीम लाइन के क्रॉस प्रिंसिपल लगाते हैं। अब यहाँ पे तो ये स्ट्रीम लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, ये भी स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में नहीं होकर उल्टा डायरेक्शन में हो गया, तो ये यहाँ पे फ्लूइड जाके स्टैग्नेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे भी ये भी स्टैटिक प्रेशर ही मेजर करेगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप ये समझ गए तो पीटोट ट्यूब का प्रिंसिपल समझना बहुत आसान है। पीटोट ट्यूब में बेसिकली क्या होता है कि दो प्रोब लगे होते हैं। एक प्रोब तो ये होता है जो कि डायरेक्टली फ्लो के डायरेक्शन में, मतलब फ्लो को फेस करता है, इसलिए वो जो प्रेशर मेजर करता है ना वो स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करता है। स्टैग्नेशन प्रेशर किसको बोलते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, अगर बर्नौली प्रिंसिपल को देखा जाएगा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये जो P है ये स्टैटिक प्रेशर है, ये हाफ रो वी स्क्वायर है, इसको डायनेमिक प्रेशर बोलते हैं, और ये रो जी एच इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ये P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है ना, यानी स्टैटिक प्लस डायनेमिक, वो स्टैग्नेशन प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड को एक बार फ्लो हो रहा था उसको रोकने के कारण जो स्टैटिक प्रेशर होगा वो
पहले का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्टैग्नेशन प्रेशर भी बोलते हैं। तो आप एक तरह से समझना कि ये स्टैग्नेशन प्रेशर मीटर है, और मान लीजिए ये फ्लूइड के डायरेक्शन है और फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे छेद है, तो ये जो प्रेशर मेजर करेगा वो स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा। अब ये दोनों प्रेशर का डिफरेंस आप मेजर कर लीजिए और उसके आधार पे फ्लो आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, यहाँ पे जस्ट बर्नौली लगा देते हैं, या कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ का प्रेशर जो है ये स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर किया, यानी इसने मेजर किया। चलिए यहाँ पे ही हम लगा देते हैं बर्नौली। ये पॉइंट जो है ये P1 है और ये पॉइंट है मान लीजिए P2 है, तो बर्नौली लगाइए। तो बर्नौली कैसे लगेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इजकल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि हाँ मतलब Z जो है यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, तो इसलिए Z को नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे V1 0 हो गया क्योंकि वहाँ पे स्टैग्नेशन हो गया, तो इसलिए जो V2 होगा वो होगा P1 माइनस P2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई रो, ये जो है वेलोसिटी आ गया। तो ये बर्नौली लगा करके हम देखिए ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे वो हम निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये वेलोसिटी निकल गया तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देने से फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पिटोट ट्यूब है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली ये जो प्रेशर जो राइज हो रहा है यहाँ पे, वो ये वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, उसकी वजह से राइज हो रहा है। ये डायनेमिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ का जो प्रेशर, ये जो वेलोसिटी आएगा ना, वो इस पॉइंट का वेलोसिटी आएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी पिटोट ट्यूब जो है ना वो पॉइंट वेलोसिटी दिखाता है। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर एक पाइप है और उसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मान लो लैमिनार फ्लो है, तो वहाँ वेलोसिटी का एक प्रोफाइल होता है ना। तो अगर आप मान लो स्टैग्नेशन प्रेशर का जो ट्यूब है, जिसको पिटोट ट्यूब भी बोलते हैं, वो आप इस पॉइंट पे रखोगे तो वहाँ वेलोसिटी कम है, तो वहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर कम होगा। मान लो इस पॉइंट पे रख दिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, तो वहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए पॉइंट वेलोसिटी बताता है। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे होगा, अब उसी तरह आप देखो, जरूरी नहीं कि इसी तरह से अरेंजमेंट है, आप ऐसे भी अरेंजमेंट बना सकते हैं। एक यहाँ पे मेजर कर लिया, ये स्टैटिक प्रेशर हो गया, एक ऐसे लगा फ्लो का डायरेक्शन में ले लिया, ये स्टैग्नेशन प्रेशर, इसको इम्पैक्ट प्रेशर भी बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस मेजर करो, उससे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लो आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने से जो फ्लो आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ना किस पॉइंट पे है, उस पे किस पॉइंट पे आपका ये पिटोट ट्यूब लगा है उस पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इस पिटोट ट्यूब को या तो वहाँ पे रखो जहाँ का वेलोसिटी में ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो, और नहीं तो एक ऐसा पिटोट ट्यूब बनाओ जिसमें बहुत सारे छेद हो, ताकि हर जगह का पॉइंट वेलोसिटी मेजर करने के बाद जो यहाँ पे प्रेशर है वो ये स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करे। ठीक है, और उसी तरह स्टैटिक प्रेशर तो कहीं का भी ले लो, बराबर ही होगा, और फिर डिफरेंस निकालो। तो ऐसे ट्यूब को एवरेजिंग पिटोट ट्यूब बोलते हैं, या एनुबार भी बोलते हैं, एवरेजिंग पिटोट ट्यूब या एनुबार। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसी का यूज होता है, एनुबार का यूज होता है। मोस्टली ये गैस में एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ भी एयर का फ्लो है, डक्ट में यूज होता है, या फिर मतलब जैसे फर्नेस में एयर लेते हैं वहाँ पे जो एयर फ्लो है वो एनुबार है। एमएबी का हमारा जो डिफरेंट RG1 RG2 में रिजनरेटर में जो फ्लो जाता है वो सभी एनुबार है। तो एनुबार का फ़ायदा मतलब ये क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज ऑफ पाइप, मतलब 12 मीटर तक के लेंथ तक के पाइप या डक्ट में भी एनुबार काम में आ जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे छेद दिए, वैसे इस साइड से भी छेद दिए गए हैं, मतलब बहुत सारे सेंसिंग पॉइंट दिए गए रहेंगे, तो ये फिर यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा, चाहे इधर से भी फ्लो लो चाहे इधर से फ्लो लो, सेम ही काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो ये एवरेजिंग इस पिटोट ट्यूब के बारे में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये समझ लीजिए कि ये जो है यहाँ पे जो फ्लो जो वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जो डायनेमिक प्रेशर है, मतलब हाफ रो V स्क्वायर, ये जितना ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा दोनों स्टैटिक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, बेसिकली कायदे से देखा जाए तो स्टैटिक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर के बीच का डिफरेंस है हाफ रो वी स्क्वायर। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर इजीली मेजर हो पाएगा और उतना ज़्यादा फ्लो एक्यूरेसी होगा। तो अगर गैसेज के केस में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो गैसेज के केस का डेंसिटी तो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगा, यानी हाई फ्लो के लिए ही गैसेज के केस में इसको यूज कर पाएंगे। तो ये पॉइंट है। तो अभी ये सारे पॉइंटों को समराइज करके एक इसका प्लस और माइनस बनाते हैं। एक तो इसमें फ़ायदा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये इसमें स्मॉल प्रेशर ड्रॉप होगा, कोई बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट एक रॉड जैसा ही लगा दिया है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, जनरली इसमें इस पीटोट ट्यूब में ना एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा देते हैं। तो क्या होता है कि टेम्परेचर भी मेजर कर लिया और उस टेम्परेचर से डेंसिटी कैलकुलेट करके मास फ्लो भी मेजर कर लेते हैं, तो मास फ्लो बता देता है। ऑब्वियसली एक्चुअल मास फ्लो मेजरमेंट नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकाला फिर मतलब कैलकुलेशन ही है, बट वो डायरेक्टली हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे एयर फ्लो जो हैं वो हमारे मास फ्लो की तरह ही केजी पर आवर में ही दिए रहते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल प्रेशर ड्रॉप है और इसके अलावा हॉट टैपिंग भी पॉसिबल है, किसी पाइप में हम हॉट टैपिंग करके उसमें रनिंग प्लांट में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हॉट टैपिंग का एक कंसेप्ट है जो कि यूज होता है। इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये जनरली बताया गैसेस के लिए हाई फ्लो में ही यूज हो पाएगा। और दूसरा जो है वो इसमें जो पोर्ट्स हैं ना, वो पोर्ट्स छोटे छोटे छेद हैं, वो क्लॉग हो सकते हैं। अगर ऐसा क्लीन फ्लूइड नहीं हो, ऐसा फ्लूइड हो तो जाके वो क्लॉग कर देंगे, तो फिर प्रेशर ठीक से सेंस नहीं कर पाएगा। तो ये इसका नुकसान है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पीटोट ट्यूब समझ में आ गया। पीटोट ट्यूब का मतलब बेसिकली यही है कि एक प्रेशर सेंस करेगा वो फ्लो के डायरेक्शन में, और वो फ्लो के डायरेक्शन में जो सेंस करेगा वो वहाँ पे फ्लूइड एक्चुअली रेस्ट में आ जाएगा, और इसलिए आप बर्नौली लगाओगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हुआ है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा मेजर करेगा। और दूसरा सेंस ऐसा लगा लो कि फ्लो के परपेंडिकुलर लगा लो, चाहे इधर से ही सेंस करो, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो इधर हो रहा था और सेंसिंग पैरामीटर आपने इधर लगा लिया, तो ये जो प्रेशर सेंस करेगा वो एक्चुअल स्टैटिक प्रेशर सेंस करेगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हाफ रो वी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उससे आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर के बारे में, रोटामीटर के बारे में। अब ये रोटामीटर जो है ना, ये भी एक तरह से उस जो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, बट यहाँ पे इसको वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी फ्लो मीटर हमने बात किया था उसमें फ्लूइड का वेलोसिटी चेंज होने के कारण डिफरेंशियल प्रेशर चेंज हो रहा था, और डिफरेंशियल प्रेशर को हम मेजर करके वहाँ से फ्लूइड का वेलोसिटी मेजर कर रहे थे। यहाँ रोटामीटर के केस में क्या होगा, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी चेंज होने की वजह से डिफरेंशियल प्रेशर ना चेंज होकर के एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन चेंज होता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक ओरिफिस प्लेट है, अब ओरिफिस प्लेट में क्या होता है कि ये एरिया जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो फिक्स है, मान लो बोर डायमीटर ये तो फिक्स है, और फ्लूइड का वेलोसिटी चेंज होने के कारण यहाँ इनलेट और आउटलेट का प्रेशर डिफरेंस जो है वो चेंज होगा, और उसको आप मेजर करके फ्लूइड का वेलोसिटी में मेजर कर ले। यहाँ पे रोटामीटर में क्या होता है, एक टेपर टाइप ऑफ फ्लोट होता है और वो जनरली नीचे रहता है। जैसे जैसे फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ता है ये टेपर टाइप ऑफ फ्लोट ऊपर चला जाता है और इसका हाइट चेंज होता है, और हाइट चेंज होने के कारण इसका जो बीच का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो फ्लूइड को जाने का रास्ता है वो नीचे कम रहता है, ऊपर फिर बढ़ते जाता है। तो वेरिएबल एरिया है, और ये एरिया चेंज होने के कारण जो है ना, ये इसका जो पोजीशन है वो फ्लो, उससे फ्लो पता चलता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर ना मेजर करके यहाँ डायरेक्टली पोजीशन जो है वो फ्लो इंडिकेट कराता है। कैसे, इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये जो फ्लोट है वो जब स्टेडी फ्लो आ जाएगा, जनरली जैसे ही फ्लूइड का फ्लो है वेलोसिटी बढ़ने घटने से फ्लोट ऊपर नीचे होगा, बट एक स्टेडी स्टेट आएगा जहाँ पे फ्लोट एक पोजीशन पे जाके सेट होगा, और वहाँ से एक स्केल लगा करके हम लोग फ्लो मेजर कर रहे हैं। तो मान लो कि ये एक पोजीशन पे सेट हुआ, तो जिस पोजीशन पे सेट हुआ वहाँ पे ये जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो इसके वेट के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स,
और ऊपर लग रहा है ड्रैग फोर्स क्योंकि फ्लूइड का वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ है, और दूसरा बायंसी फोर्स लग रहा है, तो ड्रैग प्लस बायंसी। तो अगर हम लिखें ड्रैग फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इज इक्वल टू आपका वेट। अगर ये इसको हम ऐसे लिखें तो आपको पता है कि कोई भी ब्लफ बॉडी है ना, उसके एक्रॉस जो ड्रैग फोर्स होता है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं ड्रैग कोफिशिएंट सी डी हाफ फ्लूइड का डेंसिटी रो मान लेते हैं इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी स्क्वायर रो भी और इंटू एरिया। और एरिया जो होता है वो प्रोजेक्शन एरिया होता है, मतलब फ्लोट का प्रोजेक्शन एरिया। मान लीजिए फ्लोट है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एरिया हो गया, ठीक है। ये प्लस बायंसी फोर्स तो हम लिख सकते हैं, बायंसी फोर्स क्या होता है, रो फ्लूइड का डेंसिटी टाइम्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लोट इंटू जी, और वेट क्या होगा, रो, यहाँ पे फ्लोट का डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लोट टाइम्स जी। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे वेलोसिटी जो फ्लूइड का वेलोसिटी है उसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, रो एफ वी एफ इंटू जी माइनस रो इंटू वी एफ इंटू जी टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई सी डी टाइम्स रो और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, ये वेलोसिटी आ गया, फ्लूइड का वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये ड्रैग कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा, क्योंकि जनरली अगर आप ड्रैग कोफिशिएंट का अगर आप कर्व देखेंगे तो हायर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए ये कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हाई रेनॉल्ड्स नंबर यानी टर्बुलेंट फ्लो में है तो ड्रैग कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, फ्लोट का डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्लोट का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है। एक तरह से आप देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब फ्लूइड फ्लो बढ़ेगा चाहे घटेगा, ये फ्लोट उस पोजीशन पे जाके फिक्स होगा जहाँ पे ड्रैग फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इक्वल टू वेट बराबर हो जाए। क्योंकि वेट और बायंसी सेम है यानी ड्रैग फोर्स भी ऑलवेज सेम रहना है। तो मतलब क्या है, फ्लूइड का वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, ये फ्लोट का पोजीशन इस तरह से चेंज होगा कि उस पोजीशन पे फ्लूइड का वेलोसिटी सेम ही रहे। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ। मान लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज हुआ, तो चेंज हुआ तो क्या होगा, ये फ्लोट जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने से यहाँ पे एरिया जो है फ्लूइड का जाने के लिए एरिया जो है वो बढ़ गया। अब एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा और वो उसी वेलोसिटी पे आके रुकेगा जिस वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स और ये सेम हो जाए, और वो तो ऑलवेज सेम रहेगा। तो फ्लो कैसे मेजर होगा, फ्लो जो है वेलोसिटी टाइम्स एरिया। ये वेलोसिटी तो ऑलवेज कांस्टेंट है क्योंकि ड्रैग फोर्स को कांस्टेंट रखना है, तो यानी फ्लो जो है बेसिकली एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मतलब फ्लूइड को जाने का यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ पे अगर रहता तो कम रहता, तो यानी एरिया वेरी होने के कारण फ्लो वेरी हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर बोलते हैं। एक और तरीका से भी देख सकते हैं, मान लो इस ड्रैग कोफिशिएंट को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी डी माइनस पी यू, यानी यहाँ का प्रेशर यानी और यहाँ का प्रेशर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ फ्लूइड, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। और ये तो ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ड्रैग फोर्स को कांस्टेंट रखना है, ये तो एरिया कांस्टेंट है, इसलिए देखो यहाँ डिफरेंशियल प्रेशर कांस्टेंट है। इसके अक्रॉस जो ना डिफरेंशियल प्रेशर कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, उसके कारण फ्लो चेंज हो जा रहा है। तो आप समझ गए ना मैं क्यों इसका नाम क्या है, नाम क्यों दिया है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। क्योंकि वेलोसिटी को अल्टीमेटली लो फ्लो में या हाई फ्लो में वेलोसिटी को सेम रहना है। और वेलोसिटी कैसे सेम हो सकता है लो फ्लो और हाई फ्लो में, वो इसलिए सेम हो जा रहा है क्योंकि एरिया जो है ना, जब हाई फ्लो हो रहा है तो ये फ्लोट इस पोजीशन पे जाके टिक रहा है जहाँ पे एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है, और इसलिए वेलोसिटी सेम रह रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्लस और माइनस अगर देखा जाए तो एक तो ये है कि मोस्टली जो रोटामीटर यूज होता है वो विजिबल फ्लो मीटर होता है, ग्लास टाइप ऑफ फ्लो मीटर जैसे लैब में यूज होता है।
उसमें विजिबल रहता है। तो आप जनरली आप फ्लोट का पोजीशन से ही आप समझ जाओगे, सामने एक लीनियर स्केल बना रहता है, टेपरिंग इस तरह से किया रहता है कि फ्लो बढ़ने घटने से ये फ्लोट लीनियरली ऊपर नीचे हो, और उसके पोजीशन से आप फ्लो बता सकते हैं। यहाँ पे 60 मीटर की माने 60 लीटर पर आवर, यहाँ पे 50 लीटर पर आवर, इस तरह से बता सकते हैं। अब रिफाइनरी में तो ऐसे हो नहीं सकता, वहाँ पे प्रोसेस फ्लूइड है, इस तरह का है, मतलब काफ़ी डेंजरस फ्लूइड। ऐसे तो शीशा में नहीं रह सकता, फूट फाट गया तो कांड हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल पाइप में ही रहता है, फ्लोट दिखता नहीं है, बट उसमें क्या रहता है कि फिर इसके स्केल का कोई मतलब नहीं रहता है। फ्लोट के साथ ही ना एक रॉड लगा रहता है, और मान लो कि बाहर एक मीटर लगा रहता है, समझना ये मीटर है, ठीक है, ऐसे। तो रोटामीटर है, उसके ऊपर एक फ्लो मीटर लगा रहता है। अब जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, अब जैसे फ्लोट जो है ना नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये स्केल जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, तो पता चल जाता है कि फ्लो बढ़ रहा है। तो इस तरह से रहता है। अब इसका हम अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा तो एक सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है ना कि ये जो है ना, इस फ्लो मीटर को रीड करने के लिए ना आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्टली फिजिकली दिख रहा है एक केस में, और दूसरे केस में भी आपका जो स्केल बना हुआ है वो डायरेक्टली फ्लो के साथ मूव कर रहा है। जबकि जनरली ओरिफिस फ्लोमीटर है, वेंचुरी फ्लोमीटर है, पिटोट ट्यूब है, सब में वो डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहा है, फिर उसको कैलकुलेट करके दे रहा है। तो उसके लिए ट्रांसमीटर चाहिए, और वो ट्रांसमीटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर डायरेक्टली आपको दिख रहा है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप कंपेरेटिवली ओरिफिस प्लेट से कम होता है। थोड़ा प्रेशर ड्रॉप, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है, बट प्रेशर ड्रॉप रिलेटिवली कम होता है। नुकसान क्या है, इसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, एक लो एक्यूरेसी होता है। हालांकि बहुत जगह पे लिखा रहता है कि अच्छा एक्यूरेसी है, बट मोस्टली इसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार तो क्या होता है कि हमारे यहाँ रोटामीटर लगे रहते हैं और उसको हम ठोक देते हैं तो फ्लो कम ज़्यादा हो जाता है। ये जो स्केल होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए इसका रिलायबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है। मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्टली ये जो होता है ना, ये एक तो यूज़ होने के लिए वर्टिकल पाइप चाहिए, ठीक है। हॉरिजेंटल टाइप में भी रोटामीटर लगते हैं, उसमें स्प्रिंग टाइप ऑफ रोटामीटर होता है, बट मोस्टली हमने जितने देखा है सभी वर्टिकल टाइप में ही लगता है। और ये बहुत लो फ्लो जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली ये जो ऑक्सिलरीज जो होते हैं ना, जैसे पंप का सील है, उसमें सील ऑयल का फ्लो जो है बाहर से, जैसे प्लान 32 है या प्लान 54 है, तो उसमें जो सील का फ्लो है ना, वो उसके लिए रोटामीटर लगा रहता है। क्योंकि वो देखो किसी भी केस में हमको फ्लो दिखना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये नहीं कर रहा है ना, तो ऑलवेज दिखेगा। तो इसलिए इसका उस हिसाब से रिलायबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा उस टर्म्स में। तो वहाँ पे यूज होता है। दूसरा हमने देखा है कि जो हमारे एरिएशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे राइजर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें जो एरिएशन पॉइंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट टैप्स होते हैं, उसमें टैपिंग में क्या होता है कि बाहर से हमको एरिएशन देना पड़ता है, नहीं तो वो टैप चोक हो जाए, कैटलिस्ट आगे चोक कर देगा। तो एरिएशन पॉइंट में फ्लूइड कितना फ्लो कितना जा रहा है, एयर या नाइट्रोजन का, वो मेजर करने के लिए हम लोग का रोटामीटर रहता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या, लो एक्यूरेसी है, ओनली वर्टिकल पाइप के लिए यूज होता है, वर्टिकल पाइप। फिर लो डायमीटर, जनरली 4 इंच तक के ही पाइप में मैंने देखा है, ठीक है, तो उसमें ही यूज होता है, ठीक है। और एक्यूरेसी कम होता है। इसके अलावा क्लॉगिंग का भी प्रॉब्लम है। अगर बेजिक मान लो कि शीशे से ही देख रहे हो और ऐसा फ्लूइड है कि जो कि क्लॉग कर गया, तो फिर ये दिक्कत होगा। तो मेरे ख्याल से ये इस लेक्चर को अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाके उसके जो एनिमेशन वीडियो हैं तो वो भी देख लेंगे, और एक्चुअल फ्लो ट्रांसमीटर का गूगल पे फ़ोटो सर्च कर लेंगे तो वो ईज़िली और अच्छे से फील आ जाएगा। दिक्कत क्या है कि प्रेजेंटेशन बना सकता था, बट वही है, कॉपीराइट का थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए मैं कंसेप्ट यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। बाकी आप नेट पे थोड़ा सर्च करोगे तो कंसेप्ट बाकी एक्चुअल फीलिंग भी आ जाएगा। और एनिमेशन वीडियो भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। इमर्सन का एनिमेशन वीडियो फ्लोमीटर का अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।